हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारी GS 75 डेज हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। आज 41 डे हम करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी के हमारे आज लेने वाले हैं हम 11 क्वेश्चंस और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक दो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपको लगेगा कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो पूरा का पूरा ध्यान और फोकस अपना लगा दीजिए। और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप खुद से भी अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप करीब 11 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप ठीक कर लेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपकी पॉलिटी वीक है और पॉलिटी का जो वेटेज है जीएस में बहुत ही ज़्यादा है। पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का इक्वल सा वेटेज होता है लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। फिर साइंस का होता है और फिर आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, या एनवायरमेंटल साइंसेस। सो पॉलिटी वन ऑफ द 3 मेन सब्जेक्ट्स में से एक है। चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड। तो सबसे पहली बात, हम इस बारे में पहले डिस्कशन भी कर चुके हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप कोई भी सीरीज़ अगर देख रहे हैं या कोई भी वीडियो आप हमारी अभी देख रहे हैं, तो अगर आप शुरू से फॉलो करेंगे हमें, छोटी छोटी वीडियोस हैं, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखना चाहें तो देख के जल्दी से आप इधर आ जाइए, क्योंकि हम बहुत सारे फैक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो बार बार उतने फैक्ट्स रिपीट नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियोस लंबी हो जाएंगी और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो बताए नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें क्या पता यहाँ पे समझ ना आए। सो प्लीज़ फॉलो द वीडियोस या जो भी प्लेलिस्ट है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। सो अभी जैसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है, 368, ठीक। तो ये कह रहा है कि भाई कहाँ से इनिशिएट किया जाना चाहिए। by introduction of the president of India, by introduction of bill in Rajya Sabha, by the governors of states, by the introduction of a bill in either house of the parliament। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आती है तो जो दोनों हाउस हैं, हमारा लोकसभा, लोअर हाउस, राज्यसभा, अपर हाउस, दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। और जब भी किसी के पास इक्वल पावर है तो हम किसी भी सदन में पहले भेज दें तो वो उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों सदन से पास होकर प्रेसिडेंट के साइन होना ज़रूरी है, तभी ही वो लॉ बनता है या अमेंडमेंट माना जाता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि अगर वो सदन से पास हो गया है, दोनों सदनों से पास हो गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो प्रेसिडेंट हैज़ मैंडेटरीली गिव हिज असेंट टू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। भाई प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यूएस, ब्रिटेन, आयरलैंड या फ्रांस। सो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। पहली बात, डीपीएसपी अपना आर्टिकल 36 से 51 तक मेंशन है और पार्ट 4 में मेंशन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि, छोड़ो ये नहीं, बता सकते हो कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन से पार्ट में और कौन से आर्टिकल में उनका जिक्र किया गया है और टोटल कितनी है। अच्छा, अब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, इन्होंने जो ये डीपीएसपी लिया है, इन्होंने भी अडॉप्ट किया है किसी से, तो कहाँ से किया है ये एक एडिशनल जानकारी आपको दे रहा हूँ। एक स्पेन का आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया और हमने इनके कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, तो ये पूरी इस तरह की चेन है। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया, डायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल, रिप्रेजेंटेटिव या डिक्टेटरशिप। सो दो तरह की आपकी डेमोक्रेसी आपको जनरली देखने को मिलती हैं, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मैंने एग्जांपल बहुत बार इससे पहले भी दिया है, उसका एक आज फिर दे देता हूँ। स्विट्जरलैंड उसका एक एग्जांपल है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव टाइप। रिप्रेजेंटेटिव कैसे, जैसे कि आपके एरिया में कोई भी एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, हमने उसको जिताया, जिताने के बाद वो सदन में पहुंचा, सदन में उसने अपना एक लीडर चुन लिया, लीडर, पार्टी का लीडर,
या कैबिनेट लीडर बोल सकते हो, जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया। और प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स और सदन में से जो बैठे हुए अपने एमपीज है वहाँ से बिल पास करवा के लॉ बनाता है। तो इस तरह से हमारी ये डेमोक्रेसी काम करती है, एंड दैट इज इनडायरेक्ट, और उसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, बी.आर. अम्बेडकर या टी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये बहुत ही इजी और नॉर्मल क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब जैसे जनरली आपको ने सुना होगा कि संविधान किसने लिखा, तो ऐसे बार बार बोला जाता है कि बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान लिखा। वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखा या अपने हाथों से उन राइटिंग उनकी है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो संविधान की जो एक ड्राफ्ट होता है, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका ड्राफ्ट बनता है पहले, उसके बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके वो चेयरमैन थे, इसीलिए जनरली ऐसा बोला जाता है। बट एक्चुअल में अगर लिटरली आपसे कोई पूछे कि संविधान किसने लिखा है, तो वो बी.आर. अम्बेडकर नहीं है। संविधान लिखा है अपनी हाथों से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। Who has the right to decide whether a bill is a money bill or not? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फाइनेंस मिनिस्टर। तो मनी बिल कहाँ है? पहले मनी बिल का हम एक आर्टिकल देख लेते हैं। मनी बिल का जो आर्टिकल है वो है 110, और 110(3) में देखो, 110 में जैसे वो मनी बिल की डेफिनेशन है, 110(3) में ये चीज़ बताई गई है कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी बिल को डिसाइड कर सकता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, और ये पावर किसी के भी पास नहीं है। अगर डिसाइड कर लिया स्पीकर ने कि हाँ ये मनी बिल है, तो वो मनी बिल ट्रीट किया जाएगा। और मनी बिल की क्या खासियत है कि मनी बिल आपका लोकसभा में ही पहले प्रस्तावित किया जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। उसके बाद वो जाता है राज्यसभा में। अब राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है। भाई या तो तुम कोई अपनी रिकमेंडेशंस दे दो, हमें जो माननी होगी हम मान लेंगे, नहीं माननी होगी तो दे आर नॉट बाउंड बाइंडिंग, ठीक है। और 14 दिन का टाइम है। अगर आपने 14 दिन के अंदर अंदर जो जो बता दिया हमने सुन लेंगे, 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। उस केस मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आएगी तो दोनों सदनों के पास इक्वल पावर है। ठीक, काफ़ी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ ए गवर्नर इज लिमिटेड इन। अब डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है बताता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, डिसमिसल ऑफ द मिनिस्ट्री, डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या असेंट्स टू द बिल। अब जैसे डिस्क्रिशनरी पावर की बात होती है, जब भी कोई प्राइवेट बिल होता है तो उसमें जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर है, वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं। वो एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि हाँ भाई मेरे को कैसे वो वीटो पावर यूज़ करनी है कि भाई मेरे को साइन नहीं करने हैं, मैं इसको होल्ड कराऊंगा, पॉकेट वीटो लगाऊंगा, एब्सोल्यूट वीटो लगाऊंगा, क्वालिफाइड जो भी है व्हाटएवर। तो वो वैसे ही सिमिलर आपकी स्टेट वाले मॉडल पे भी लागू होती है, जिसमें गवर्नर बैठे होते हैं, तो वो जनरली होते हैं आपका एसेंट्स टू द बिल के लिए। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्ट्री, सॉलिसिटर जनरल। तो ऑब्वियसली आर्टिकल 76 हमें बताता है कि अटॉर्नी जनरल नाम का एक पद होता है, जो कि जिसको वो हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ये क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट ही उनको इस पद को डिसाइड करती है कि कौन बनेगा अटॉर्नी जनरल। और वो जैसे कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो वो इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे तो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेंगे इन मतलब छत्र छाया ऑफ अटॉर्नी जनरल। अच्छा, अटॉर्नी जनरल की एक और ख़ास बात है, ये ही एकमात्र ऐसा इंसान है जो आपकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है, बट जब भी वोटिंग की बारी आएगी सो कांट वोट। भाई ये सारी प्रोसीडिंग्स सुनता रहेगा, देखता रहेगा, ठीक है, लेकिन जब भी वोट करने की बारी आएगी तो वोट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक सांसद नहीं है। अच्छा,
Which one of the following was established with a definite provision under an article of the Constitution of India? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इलेक्शन कमीशन या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो डेफिनेट प्रोविजन की बात हो रही है, डेफिनेट प्रोविजन। तो डेफिनेट प्रोविजन के तहत तो आपका इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि आर्टिकल 324 से लेके 329 के अंतर्गत आता है इलेक्शन कमीशन। अब उसमें अलग अलग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, फिर बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम होते हैं। तो यही एक ऐसा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एक प्रॉपर डेफिनेट प्रोविजन के अंडर उसका गठन किया गया था। द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंसेस फ्रॉम द अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ग्रांट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट या कंटिंजेंसी फंड। जिसका नाम ही कंटिंजेंसी हो गया, मतलब आकस्मिकता। भाई ज़रूरी टाइम में जो फंड हमारे पास होता है हम उसी में से ही यूज़ करते हैं। जैसे अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, हमने थोड़ी कहीं पे मान लो भूकंप आया, उससे बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई या कुछ भी हुई, तो वो होगा कि एकदम से आकस्मिक वो प्रॉब्लम या आपदा आ गई, तो उसको कैसे डील किया जाए, तो उसके लिए कंटिजेंसी फंड होता है और प्रेसिडेंट उसका यूज़ करता है एडवांस मनी निकालने के लिए, ताकि लोगों की हेल्प की जा सके। हाउ मेनी क्रिकेटर्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन टेस्ट मैचेस आर प्रेजेंटली लोकसभा मेंबर्स। देखो ये क्वेश्चन पुराना है, उसका रेलेवेंस आज से नहीं है। सो पुराने क्वेश्चन के अनुसार अलग अलग आंसर है, लेकिन मेन आंसर है 3। कैसे? नवजोत सिंह सिद्धू, ठीक है, और आपका कीर्ति आज़ाद और मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये 3 लोग हैं जिन्होंने भारत की तरफ से टेस्ट मैच भी खेले हैं और अपने लोकसभा के मेंबर्स भी रहे हैं, ठीक है। अब आता है आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज क्रिएटेड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अभी जो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, स्टैंडिंग काउंसिल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनमें से क्या बनाया गया है? इसमें से गठन किया गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अब ये कंट्रोल जो बोर्ड है, ये कौन मैनेज कर रहा था? ये कर रही थी मैनेज कंपनी। देखो 2 तरह से रूल चल रहा था, कंपनी का रूल था और मतलब कंपनी रूल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको इजीली समझ आएगा। मतलब कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, कोई और कंपनी की बात नहीं है। और दूसरा था क्राउन रूल, एक तरीके से डायर की तरफ जा रहा था सिस्टम, ठीक है। सो कंपनी रूल और क्राउन रूल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये अपना इन दोनों में से एक में था, और ये आपके 1783 जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। और इसके बाद आपका 1858 में फिर से एक्ट आया था। तब तक ये जो अभी एक्ट की हमने बात करी, पिट्स इंडिया एक्ट ही चलता रहा, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।